नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हूं, जहां आज महाविकास अघाड़ी गठबंधन की शाम में बैठक हुई। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। 31 अगस्त को इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक होने जा रही है। 1 सितंबर को सभा होगी, जिसको लेकर आज यहाँ पर इस बैठक में चर्चा हुई, रणनीति बनी। इस बैठक के खत्म होने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले बाहर आए। उन्होंने मीडिया से बात की, क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो इंडिया अलायंस का मीटिंग मुंबई में होने जा रहा है, ये मीटिंग बहुत अच्छे से हो और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की तानाशाह सरकार जो बैठी है, उस सरकार को सत्ता से बाहर करना यही मकसद है। और मुझे लगता है कि मुंबई की ये जो इंडिया अलायंस की मीटिंग जो है वो बहुत अच्छी हो, इसीलिए आज मातोश्री पे हम लोगों का एक मीटिंग हुआ और एक प्रॉपर रणनीति, एक प्रॉपर एजेंडा उसमें हमने डिसाइड किया। तो जब से एनसीपी में टूट हुई है और गोपनीय बैठक शरद पवार और अजीत पवार की पुणे में हुई, उसके बाद से महाविकास अघाड़ी में भ्रम की स्थिति बरकरार है। इसी बीच बीड में शरद पवार ने स्वाभिमान सभा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला तो बोला, लेकिन अजीत पवार, उनके गुट के नेताओं का जिक्र भी नहीं किया। सोहित मिश्रा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। भीड़ में स्वाभिमान रैली करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और साफ तौर पर संदेश दिया कि वे विपक्षी दलों के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज दिलासा देण्यासाठी मणिपूरला जायची आवश्यकता होती, पण तिकडे धुमकून सुद्धा प्रधानमंत्र्यांनी बघितलं नाही। पार्लमेंटचं अधिवेशन सुरू झालं, 2 दिवस आधी 3 मिनिटं फक्त मणिपूरबद्दल ते बोलले आणि अविश्वासाचा ठराव आल्याच्या नंतर आणखीन 4-5 मिनिटं बोलले, पण हे दुःखाच्या भगिनींचं दुःख हे देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी समजून घेतलं नाही। ये रुख इसलिए अहम है क्योंकि अजित पवार के साथ शरद पवार की मुलाकातों पर उनके सहयोगी सवाल उठा रहे थे। भीड़ की रैली में भी अजित पवार ने शरद पवार के स्वागत के पोस्टर लगवाकर इस सवाल को कुछ और हवा दे दी, लेकिन अजित पवार के पुराने बयान को भी शरद पवार ने अपने निशाने पर रखा। आता एवढंच सांगायचं मी की माझं वय झालं म्हणता, तुम्ही माझं काय बघितले त्याच्यावर, पण उद्याच्या ज्या वेळेला मतदान करण्यासाठी लोकांना मतदान केंद्रावर जायची संधी मिळेल, त्यावेळेस कोणतं वचन दाबायचं आणि तुम्हाला कुठं भासवायचं हा निकाल या जिल्ह्याचा प्रत्येक मतदार हा केल्याशिवाय राहणार। हालांकि शरद पवार और अजित पवार की 4 मुलाकातों और सभा में अजित पवार गुट को लेकर कुछ न कहने के कारण महाविकास आघाड़ी के नेताओं में शरद पवार को लेकर अब भी असमंजस कायम है। शरद पवार के साथ मौजूद सहयोगी पार्टियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शरद पवार खुलकर अजित पवार के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। हालांकि शरद पवार बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा बीजेपी से अलग है और बीजेपी के खिलाफ ही उन्होंने ये स्वाभिमान सभाओं का आयोजन शुरू किया है। अब भीड़ के बाद सितंबर महीने में जलगांव, पुणे और साथ ही साथ कोल्हापुर में शरद पवार इसी तरह से सभा का आयोजन करेंगे, जबकि अजित पवार की ओर से इसी तरह से शरद पवार को अपने करीब लाने की कोशिश जारी रहेगी। भीड़ से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जो बुरे दौर से गुजर रहा है। अब तक यहाँ पर 74 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, पर्यटन पर असर पड़ा है, सेबों का कारोबार प्रभावित हुआ है। परिमल कुमार की हिमाचल प्रदेश से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पति पत्नी अभय और गीतिका डोगरा कारोबारी हैं। पति पिछले 20 सालों से शिमला में होटल बिजनेस संभाल रहे हैं, तो पत्नी कैफे पर। पर्यटक नहीं तो धंधा मंदा है। अभय बताते हैं कि 40 कमरों का होटल इस मौसम में आधे से ज्यादा भरा रहता था, लेकिन अभी लगभग खाली है। कैफे पर पेड़ गिर गया तो स्ट्रक्चर में दरारें हैं, तो कैफे खाली है। खींच खचा के कोई 3-3.5 लाख का तो मिनिमम ऑफ सीजन में कर ही लेते थे महीने में। महीने में। और अभी अब क्या बोलूँ, हजारों में भी नहीं पहुंच रहे सर।
तो बहुत बुरा हाल हो गया हुआ है। एक्चुअली कैफ़े हमारा 12 तारीख को ये रात को गिरा था पेड़। उसके बाद से 2 दिन तो हमने टोटली क्लोज रखा क्योंकि पेड़ को उठाना पड़ा। जो हमारा रेगुलर कम से कम ऑफ सीजन में भी 15,000 एवरेज हम टच कर रहे थे। अभी तो मुश्किल से 2,000-3,000। सैलानियों से भरी रहने वाली शिमला की सड़कें फिलहाल वीरान हैं। मार टैक्सी वालों पर भी पड़ी है। टैक्सी यूनियन बता रही है कि ड्राइवरों के लिए परिवार चलाना भारी पड़ रहा है। मतलब एक दिन में पहले कितना कमा लेते थे पीक सीजन में, और आप कितने पे आ गई? अब 200 रुपए पे आ गई। हिमाचल का सेब कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बेमौसम मार्च अप्रैल से हुई बारिश ने पहले सेब के फूल को नुकसान पहुंचाया, फिर अब जो सेब तैयार हुए हैं उनकी ढुलाई मुश्किल है क्योंकि सड़कें टूटी हैं। 75% फसल जो है अभी हमारी बर्बाद होगी है। क्षेत्र अभी हमारे हाईवेज नहीं चल रहे हैं दोनों, आपने देखा है जो मुख्य हाईवे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी हमारी 90% सड़कें बंद है। आज सेब का बागवान इतना चिंतित है कि वो अपनी फसल को किस प्रकार से, जो बहुत बड़ा नुकसान उसको है, तो ये बहुत बड़ा एक आर्थिक संकट हमारे प्रदेश के अंदर आएगा। पर्यटन और सेब कारोबार हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनका यहाँ की जीडीपी में योगदान 15% से ज्यादा है। माना जा रहा है कि इस पूरी त्रासदी में हिमाचल को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कि टूरिज्म हमारा जो जीडीपी में 7% का जो कंट्रीब्यूशन रहता है, जो हमारा जीडीपी है, और एप्पल इंडस्ट्री का भी तकरीबन इतना ही है। ये 2 बड़े सेक्टर्स हैं जो हमारे जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये दोनों इस बार जो है इफेक्ट हुए हैं बुरी तरह से। शिमला में हर तरफ तबाही का मंजर, दर्द, हताश, निराश और डर के साए में जिंदगी है। पटरी पर लाने की कोशिश तो जारी है, पर आम जन से लेकर आफत की बारिश ने सरकार तक के लिए फिलहाल मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जैसे परिवार की कमाई घर में खुशहाली लाती है, ठीक वैसे ही अर्थव्यवस्था वो अहम कड़ी है जिसके दम पर सरकार चलती है, इलाके का विकास होता है। पर फिलहाल विनाश से उबरने संभलने को लेकर पूरी कवायद चल रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से अपने सहयोगी वीडी शर्मा और कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और ऋषिकेश के राम झूला पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। कहा जा रहा है कि तेज बारिश के बाद गंगा के तेज बहाव की वजह से पुल की नींव में दरार आ गई है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से एसडीएम के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक दरार का पता नहीं लग जाता तब तक किसी तरह की आवाजाही इस पुल पर नहीं होगी। और अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां मलेरिया, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, लेप्टो का कहर बरकरार है। 6 मौतें मलेरिया से हुई हैं राज्य में, 1 मौत डेंगू से हुई है। मलेरिया के 8,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं महाराष्ट्र में, तो डेंगू के 4,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुंबई में देखें तो कई बच्चे वेंटिलेटर पर हैं। देखिए ये खबर। सीवियर डेंगू से ग्रस्त 8 साल का ये बच्चा बीते 9 दिनों से वेंटिलेटर पर है। पिता शमशाद बेटे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा बोलने समझने की स्थिति में नहीं, क्योंकि डेंगू बच्चे के ब्रेन तक पहुंच चुका है। यहाँ से अभी बच्चा 7-8 दिन से एडमिट है, तो बीच में भी वेंटिलेटर निकाले थे परसों सुबह को, तो फिर से वापस सांस चलने लगा तो वापस डाल दिए। और इस बीच में बच्चा बेहोश था। आज सुबह से आँख खोल रहा है, मतलब इशारे से बात कर रहा है। पोजीशन बस ऐसी ही है, टेंशन में है सब बस, और टेंशन है। हाँ, बहुत टेंशन है। अभी हमारे पास में जो पेशेंट है वो उसी कॉम्प्लिकेटेड डेंगू फीवर का है। उसके प्लेटलेट भी काफ़ी लो थे, अराउंड 20,000 के अराउंड प्लेटलेट था, एंड उसका हीमेटोक्रेट भी बहुत इंक्रीज हुआ था। और थर्ड थिंग, उसको ब्लीडिंग भी चालू था। उसको ईटी से ब्लीडिंग, पल्मोनरी ब्लीडिंग था, उसको ओरल नेजल ब्लीडिंग चालू हुआ था। उसको ब्लीडिंग रोकने के लिए हमको प्लेटलेट और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाना पड़ा था, और बाकी विटामिन के इंजेक्शन, जो भी सपोर्टिव केयर है वो सब देना पड़ता है। मां रोमा गुडेकर बीते 11 दिनों से अपने 8 महीने के इस बच्चे को वेंटिलेटर पर देख रही हैं। बेटा इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव है, बेहद गंभीर हालत थी, अब सुधार की उम्मीद जगी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना क्या नहीं। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। जैसे घर से निकले फट से इधर से आए ना, तो इधर एडमिट किए ना, तो फिर थोड़ा लग रहा था कि अब इरफान सर है तो कुछ है नहीं, अभी कुछ टेंशन नहीं है। इरफान सर के हाथ में बच्चा दिया तो उनका टीम वगैरह वो सब उसका अच्छे से इलाज कर लेंगे। इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव 1.5 महीने का ये बच्चा और 2 साल का ये मासूम भी जिंदगी मौत के बीच झूल रहा है। मुंबई के बड़े अस्पतालों में शामिल केजे सुमैया के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान अली वेंटिलेटर पर मौजूद डेंगू, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, फ्लू से पीड़ित ऐसे 18 नवजात शिशुओं का इलाज कर रहे हैं। अभी करंटली मेरे अंडर में ऑलमोस्ट लाइक 18 पेशेंट
वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट है उन बच्चों को, तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस बच्चे हमारे पास में हैं। लास्ट टू लास्ट वीक हमारे पास 26-28 बेबीज़ ऑन वेंटिलेटर थे, इन्वेजिव वेंटिलेशन पे। 2 हफ्ता पहले? हाँ, 2 हफ्ता पहले 26-27 पेशेंट हमारे पास इन्वेजिव वेंटिलेशन वाले थे। अभी ये नंबर्स तो कम हुए हैं, लेकिन सीरियस केसेस तो रेफर होके आ ही रहे हैं। महाराष्ट्र में आंखों के संक्रमण, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और लेप्टो के मरीजों की भीड़ लगी हुई है। महाराष्ट्र में मलेरिया से अब तक 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल 8040 मरीज राज्य में रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा गढ़चिरौली में 3526 और मुंबई में 2886 मलेरिया के मरीज दर्ज किए गए हैं, यानी 80% मामले गढ़चिरौली और मुंबई से ही हैं। तो वहीं डेंगू से राज्य में 1 की मौत हुई है। कुल 4448 मरीज राज्य में दर्ज हुए हैं। मुंबई में डेंगू के मरीजों की कुल संख्या 1323 है। राज्य में इन्फ्लुएंजा H1N1 और H3N2 के सक्रिय मामलों की संख्या भी 2155 तक पहुंच गई है और इन सब के बीच आंखों के संक्रमण यानी कि कंजंक्टिवाइटिस के मरीजों की संख्या करीब 4,20,000 तक पहुंच गई है। 4000 मरीज मुंबई से हैं। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और मलेशिया में एक प्राइवेट प्लेन क्रैश होने से 10 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा लैंडिंग के दौरान एल्मीना टाउनशिप के नजदीक हुआ। प्लेन में 2 क्रू मेंबर और 6 यात्री सवार थे। हादसे में सड़क से गुजर रहे 2 लोगों की भी मौत हो गई। ये 2 लोग कार और बाइक पर सवार थे जब ये प्लेन हाईवे पर लैंड करने लगा और उसी दौरान बाइक और कार से टकरा गया। कहा जा रहा है कि हादसे से कुछ देर पहले प्लेन का एयर कंट्रोलर से संपर्क टूट गया था। प्लेन से कोई संपर्क न होने पर 2:51 पर क्रैश साइट से धुआं उठता नजर आया। और दुनिया की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में 15 साल की रिसर्च के बाद भारत ने सफलता हासिल की। दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। भारत ने 15 साल की रिसर्च के बाद आखिरकार दुनिया की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सफलता हासिल कर ली है। रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। 2008 में एक आर्मी के मेजर आए थे जिनके खुद के गोली लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि सर एक लाइट वेट हमें बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, क्योंकि अभी जो हम पहन रहे हैं वो लोहे वाली है और 21 किलो वजन है उसका। इस बातचीत के 15 साल बाद गुरुवार को आखिरकार हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में IIT दिल्ली और DRDO को कामयाबी मिली। अब इन दोनों बुलेट प्रूफ जैकेट को देखिए। पहले में स्नाइपर राइफल की 6 गोलियां लगी हैं, फिर भी ये जैकेट को भेद नहीं सकी है। दूसरी बुलेट प्रूफ जैकेट को AK-47 की 8 गोलियां लगी हैं, जो इसे भेद नहीं सकी। जबकि स्नाइपर गोली के लिए बनी जैकेट महज 9.5 किलोग्राम की है और AK-47 के लिए बनी जैकेट 8.2 किलोग्राम की है। IIT में पर्सनल बॉडी आर्मर सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर नरेश भाटिया बताते हैं कि सेरेमिक और पॉलीमर मटेरियल से इसे तैयार किया गया है। धीरे धीरे करके एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे 25 MTech स्टूडेंट उन्होंने इस प्रोडक्ट के लिए काम किया है और 12 PhD स्टूडेंट्स ने काम किया है, जिसमें से कि 4-5 तो अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी दिलचस्पी ये भी देखने में थी कि आखिरकार इन बुलेट प्रूफ जैकेट को टेस्ट कैसे किया गया है। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, ये आइए हम आपको लेकर चलते हैं और इस लैब के अंदर दिखाते हैं कि टेस्ट कैसे होता है। हम IIT के आर्मर टेस्टिंग लैब में पहुंचे। यहाँ एक सिंगल स्टेज गैस गन रखी हुई थी। ये हर तरह की जैकेट को बारूद से नहीं बल्कि गैस से बुलेट फायर करके टेस्ट करती है। हम गैस प्रेशर से फायर कर रहे हैं। अच्छा। इस सिस्टम में हाई प्रेशर गैस रहेगा, उसी से हम इस पूरे सैबो को फायर करेंगे जिसके आगे बुलेट लगा है। तो यहाँ पे इस पोजीशन में यहाँ पे एक इंडिजनाइजेशन है। ये 200 यूरो का प्रोडक्ट है, वेस्टवर्ड यूरो। अच्छा। उसको हमने 50 रुपये में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पे हमने बोला हाई प्रेशर है, ये इतना बड़ा चेम्बर अंडर वैक्यूम है और हम इसे वर्कहॉर्स इसीलिए बोलते हैं कि ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था। लाइक हमने जब फर्स्ट टाइम इंटरनल टेस्टिंग किया कि हार्ड स्टील कोर लेवल 5 का, तो हम अच्छे से रोक पाए। फिर हमें हाई स्पीड कैमरे की ये फुटेज दिखाई गई जिसमें गोली बुलेट प्रूफ जैकेट को भेद नहीं पाती है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को BIS की मंजूरी मिल चुकी है।
IIT ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही ये बुलेट प्रूफ जैकेट सैनिकों की जान बचाने की कोशिश में अहम भूमिका निभाएगी। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।